भाई, आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट यानी संसद की। देखो, संसद क्या होती है? देश में कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति या देश की विधायिका को क्या कहलाता है? क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। यानी मैं कहूं कि देश के कानूनों की व्याख्या करती है, कोई परिवर्तन करती है, कौन करती है? संसद करती है। उसको क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। फिर देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 किससे रिलेटेड है? संसद के गठन का उल्लेख है। यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि संसद के गठन का उल्लेख कौन सा है? अनुच्छेद संसद के गठन का उल्लेख सन 79 क्या बताता है? संसद के गठन से संबंधित है। ठीक है, यानी कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति विधायिका या कानूनों में व्याख्या कौन करती है? संसद करती है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? संसद के गठन से संबंधित है। अब देखो, संसद में क्या क्या शामिल होता है? लोकसभा, सदस्य संख्या अधिकतम कितनी है? 552। वर्तमान में कितनी है? ठीक है, 545। और फिर राज्यसभा कितनी है? 250। ठीक है, और राज्यसभा में 250 मेंबर। वर्तमान में कितने हैं? 245। और तीसरी चीज है राष्ट्रपति। ठीक है, तो देखो, संसद की में क्या क्या शामिल होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर क्या कहलाते हैं? संसद कहलाते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इसमें से एक भी चीज नहीं होने पर वो संसद नहीं कहलाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति को किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? एन गोपाल स्वामी की सिफारिश पर राष्ट्रपति को संसद का अंग माना गया। देखो, राष्ट्रपति के बारे में एक चीज इंपोर्टेंट, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी इस संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, संसद बराबर पार्लियामेंट बराबर कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति है। कानूनों में क्या काम संसद करती है? अनुच्छेद 79 क्या बताता है? संसद के गठन के बारे में बताता है। संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को संसद का अंग एन गोपाल स्वामी की सिफारिश पर बनाया गया। ठीक है, फिर देखो, ये चीज तो थी भाई संसद में क्या क्या शामिल होता है। फिर देखो, संसद बिल्डिंग, संसद भवन को क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ द कंट्री कहा जाता है। हार्ट ऑफ कंट्री किसको कहा जाता है? संसद भवन को कहा जाता है। तो हमने अब तक पढ़ा कि संसद कानून, संसद का गठन, अनुच्छेद 79 क्या क्या शामिल होता है। अब हम बात करेंगे संसद बिल्डिंग की, संसद भवन। तो देखो, सबसे पहली इंपोर्टेंट चीज है कि संसद भवन का आकार न्यूक्लिय आकार का है, यानी ऐसे शुरू होती है और फिर ऐसे न्यूक्लिय आकार का है। खर्चा 83 लाख रुपए में संसद भवन का खर्चा आया था। संसद भवन के की परिकल्पना यानी नक्शा किसने बनाया था? तो देखो, इसके एडविन लुडविन और एडवर्ड बेकर। यानी संसद भवन की अगर पूछ ले परिकल्पना करने वाले कौन थे, तो सर एडविन लुडविन और दूसरे थे एडवर्ड बेकर। ठीक है, नींव कब रखी गई थी? 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कर्नाट ने रखी थी। कहा? दिल्ली की रायसीन पहाड़ी पर। ठीक है, और उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा। टाइम कितना लगा था? 6 वर्ष 4 माह और 9 दिन लगा था। देखो, हमने संसद के बारे में पढ़ा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। हम बात कर रहे थे संसद भवन की। तो देखो, न्यू आकार का है। दोबारा एक बार पॉइंट याद कर लेते। 83 लाख रुपया खर्चा आया था।
परिकल्पना करने वाले कौन थे? लुडविन और एडवर्ड बेकर थे। नींव रखी गई थी 12 फरवरी 1921 को। किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कनॉट ने। कहा? दिल्ली की रायसीन पहाड़ी पर। उद्घाटन कब हुआ था? 18 जनवरी 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था उद्घाटन। तो टाइम कितना लगा था? 6 वर्ष 4 माह और 9 दिन। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संसद भवन के बनाने में टाइम कितना लगा था? 6 वर्ष 4 माह और 9 दिन। खर्चा लगा था 83 लाख रुपए। न्यू आकार का है, ठीक है। तो ये और इसको हार्ट ऑफ द कंट्री कहा जाता है, हार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी संसद भवन की, ठीक है। फिर देखो संसद भवन में जो एक विशाल मेज रखी होती है, जिसको क्या, जिस पर दस्तावेज होते हैं, जिसे द टेबल ऑफ द हाउस कहा जाता है, ठीक है। फिर जैसे संसद भवन है, फिर देखो संसद भवन के अंदर की बात करते हैं। तो देखो यहाँ अगर अध्यक्ष है तो इसके दाहिनी तरफ कौन बैठते हैं? सत्तापक्ष। और बाएं तरफ कौन बैठता है? विपक्ष बैठता है, ठीक है। दाहिनी तरफ सत्तापक्ष बैठते हैं और बाएं तरफ विपक्ष बैठते हैं, ठीक है। देखो हमने बात की संसद, ठीक है। संसद में क्या क्या शामिल होता है? संसद बिल्डिंग की बात। फिर एक भाई संसद जो अध्यक्ष होता है उसके दाईं तरफ सत्तापक्ष बैठते हैं, बाईं तरफ विपक्ष बैठते हैं, ठीक है। यहाँ के बाद हमने बात की कि संसद की 13 मई 1952 को प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक पूछा जा सकता है 13 मई 1952 को, ठीक है। और फिर बात करें कि देखो अधिवेशनों की, भाई संसद भवन, संसद के कितने अधिवेशन? तो देखो कम से कम 2 अधिवेशन तो बुलाना, यानी पूछा जा सकता है कि संसद के कम से कम कितने अधिवेशन? कम से कम 2 अधिवेशन। और प्रथम अधिवेशन की लास्ट डेट और दूसरे अधिवेशन की फर्स्ट डेट के बीच 6 माह से ज्यादा। जैसे ये अगर मार्च को खत्म हो गया, ठीक है, तो इसके 6 महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी सितंबर से पहले में क्या है? संसद, यानी 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 अधिवेशन बुलाने जरूरी होते हैं और 2 अधिवेशनों के बीच कम से कम 6, यानी ज्यादा से ज्यादा 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। और फिर यह पूछा इन अधिवेशनों को, इन 17 अधिवेशनों को सत्रावसान करने, आहूत हुए सत्रावसान करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इन सत्रों को बुलाने का और सत्रावसान यानी सत्रों की समाप्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है, ठीक है। फिर 2 अधिवेशन कम से कम बुलाने जरूरी है, लेकिन सामान्यतः 3 अधिवेशन बुलाए जाते हैं। कौन से? बजट सत्र फरवरी से मई के बीच। फिर होता है मानसून सत्र, एक होता है शीतकालीन सत्र, ठीक है। यानी संसद के नॉर्मल, जनरल यानी सामान्य रूप से कितने अधिवेशन बुलाए जाते हैं? 3 अधिवेशन बुलाए जाते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई के मध्य, ठीक है। और फिर मानसून सत्र जुलाई से सितंबर के मध्य, और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के मध्य। सामान्यतः 3 सत्र बुलाए जाते हैं, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि इन सत्रों की अवधि पूछी जा सकती है कि सामने कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून, शीतकालीन सत्र की अवधि नवंबर से दिसंबर के मध्य, मानसून कालीन सत्र की अवधि जुलाई से सितंबर, और बजट सत्र की फरवरी से मई के मध्य। इन सत्रों को आहूत हुए प्रावधान करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है, ठीक है। देखो आगे बात करते हैं। देखो एक होता है अधिवेशनों का स्थगन, एक होता है सत्रावसान, एक वर्ड होता है विघटन, यानी पूरी तरह समाप्ति।
देखो स्थगन या 1-2 दिन के लिए टाला जाता है। सत्रावसान यानी पूरे सत्र को समाप्त किया जाता है। पूछा जा सकता है कि स्थगन का अधिकार है राष्ट्रपति अध्यक्ष, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्थगन का अधिकार अध्यक्ष को है, लेकिन सत्रावसान का अधिकार राष्ट्रपति राष्ट्रपति। एक होती है विघटन, तो देखो विघटन लोकसभा का हो सकता है, लेकिन राज्यसभा क्या स्थायी सदन है, राज्यसभा का विघटन, और ये विघटन किससे संबंधित है, लोकसभा से, क्योंकि राज्यसभा राज्यसभा स्थायी सदन है। फिर मैं बात करूं भाषा की, भाई संसद में देखो, संसद में वैसे 2 ही भाषा को मान्यता है, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी। अंग्रेजी को शुरुआती 15 साल के लिए मान्यता दी गई थी, लेकिन राजभाषा अधिनियम 1963 राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत अंग्रेजी को भी हिंदी के साथ निरंतरता दी गई। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल जो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर है केवल हिंदी और अंग्रेजी में अपनी बात रख सके, वो अपनी स्थानीय भाषा में भी बात रख सकते हैं। जैसे पंजाब का पंजाब में, या कोई मलयालम है कन्नड़ में, किस में भी बात रख सकता है। उसके लिए संसद में द्विभाषी की व्यवस्था होती है, जो क्या करता है, ट्रांसलेट कर ले, उनका ट्रांसलेट कर संसद को बताता है, अध्यक्ष को बताता है। तो भाषा अगर पूछे तो हिंदी और अंग्रेजी है। अंग्रेजी को शुरुआती 15 साल के लिए मान्यता दी गई थी, लेकिन बाद में कंटिन्यूटी निरंतरता दी गई राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत। ठीक है, फिर देखो, फिर संसद की बात करते हैं कार्यविधि। ठीक है, देखो कार्यविधि संसद में पहला घंटा होता है 11 से 12 घंटा कहलाता है प्रश्नकाल। फिर 12 से 1 का टाइम होता है शून्यकाल। ठीक है, तो देखो 11 से 12 का टाइम है प्रश्नकाल, जिसमें 3 तरीके के सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तारांकित, अतारांकित और अलग सूचना प्रश्न। देखो तारांकित प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिनका जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है, यानी मौखिक रूप से जिनका जवाब दिया जाता है, और इन प्रश्नों के, इन एक प्रश्न के अंतर्गत 5-7 पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और अतारांकित जिनका जवाब लिखित दिया जाता है, यानी किसी सदस्य ने अतारांकित प्रश्न पूछा, उनका लिखित दिया जाता है, और इसमें कोई भी पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। अलग सूचना प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिन्हें निर्धारित अवधि, भाई जैसे आज किसी सदस्य ने प्रश्न पूछा और उसका 5 दिन बाद में जवाब दिया, मैक्सिमम अवधि 10 दिन से कम का टाइम देकर समय पूछा जाता है, प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, वो होता है अलग सूचना प्रश्न। फिर होता है 12 से 1 बजे का टाइम होता है शून्यकाल। शून्यकाल में बिना किसी पूर्व सूचना और बिना किसी विषय पर सदस्य कोई सा भी प्रश्न पूछ सकता है और उसका जवाब देना पड़ता है। ठीक है, कार्यविधि 11 से 12 का टाइम प्रश्नकाल, 12 से 1 का टाइम शून्यकाल। प्रश्नकाल में 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित, अतारांकित, अलग सूचना प्रश्न। और शून्यकाल में कोई प्रश्न डिसाइड नहीं है, बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर देखो संसद की बात करते हैं हम अधिवेशनों की, नहीं फिर विधेयकों की बात करते हैं। भाई संसद में कैसे विधेयक लाए जा सकते हैं। ठीक है, देखो विधेयक, भाई किसी भी काम का प्रस्ताव क्या कहलाता है, यानी किसी भी काम के लिए कोई प्रस्ताव लाना विधेयक कहलाता है। देखो धन विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। धन विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर बाकी सारे विधेयक क्या कहलाते हैं, साधारण विधेयक कहलाते हैं। ठीक है, इन साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, पूछ सकता है धन विधेयक है, यानी साधारण विधेयकों के अंतर्गत आते हैं। साधारण ये क्वेश्चन ऐसे उठ सकता है, साधारण विधेयकों में शामिल है
आंसर में धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक बाकी थे, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे। धन विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर बाकी सारे साधारण विधेयक कहलाते हैं। एक होता है सरकारी सरकारी विधेयक, एक होता है गैर सरकारी विधेयक। तो देखो सरकारी विधेयक वो विधेयक होता है जब कोई मंत्री कोई विधेयक लाता है ना, प्रस्तुत करता है, वो होता है सरकारी विधेयक। और जब मंत्री द्वारा दो विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाता वो होता है गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, विधेयकों की बात करूं तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर बाकी सारे विधेयक साधारण विधेयक कहलाते हैं। और इन विधेयकों को क्या किया जाता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। सरकारी विधेयक वो विधेयक होता है जो किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, फिर एक चीज कि देखो राज्य सदन संसद के एक तो राज्यसभा है, एक लोकसभा है, एक राष्ट्रपति है। लेकिन कानून बनाने निर्माण क्या कर जाता है, इन दोनों में होता है, राज्यसभा और लोकसभा में। और बाद में साइन करने के लिए कहा जाता है राष्ट्रपति के पास आता है। देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है, कोई विधेयक अगर लोकसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास कर दिया और वो कहाँ रखा हुआ है, राज्यसभा में है, उसी दौरान अगर लोकसभा भंग हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो राज्यसभा में लंबित है तो विधेयक क्या हो जाए, समाप्त हो जाएगा। लेकिन देखो ये चीज समझना है, राज्यसभा ने क्या किया है, पास कर दिया और विधेयक वापस कहाँ है, लोकसभा के पास लंबित है, लोकसभा के पास लंबित है। और उसी दौरान अगर विधेयक अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो ये विधेयक क्या होता है, उस विधेयक का कुछ नहीं होगा, क्योंकि पास किसने किया है, राज्यसभा ने पास किया। लेकिन लोकसभा ने पास किया और फिर राज्यसभा के पास है, और उसी दौरान राज्यसभा ने पास नहीं किया, अभी लंबित पड़ा है, और उसी दौरान अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो ये विधेयक भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है। ठीक है, फिर देखो है कि हम संसद की बात करें तो संविधान में संशोधन कर सकती है। देखो संसद के पास शक्ति है, लेकिन शक्तियों की लिमिट है। संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, लेकिन किसी कानून में क्या करती है, संशोधन कर सकती है। 3 तरीके से कर सकती है, साधारण बहुमत द्वारा कर सकती है, ये बताता है अनुच्छेद 368। ठीक है, विशेष बहुमत द्वारा कर सकती है। ठीक है, प्लस विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत, आधे राज्य के विधानमंडलों द्वारा। इन 3 तरीकों से क्या करती है, इन 3 तरीकों से संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन, ये तो संशोधन है। ये साधारण बहुमत, विशेष बहुमत पर आधे राज्यों के विधानमंडलों साधारण, ये कौन सा अनुच्छेद बताते हैं, 368 अनुच्छेद। फिर संसद की अगर शक्तियों की बात करें तो एक होते हैं निर्वाचन, एक होते हैं महाभियोग या न्यायिक शक्तियां। देखो संसद के दोनों सदन मिलकर क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महालेखा परीक्षक, इन सब का निर्वाचन करते हैं। और इन निर्वाचन पर जो पद्धति है राष्ट्रपति के, हम आगे बढ़ेंगे, उसमें क्या करते हैं, नियम बना सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। यह शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। महाभियोग या न्यायिक शक्तियों में देखो दोनों संसद मिलकर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को महाभियोग लाके हटा भी सकती है। महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट के जज, मुख्य न्यायाधीश, इन सबको भी क्या कर सकती है, महाभियोग द्वारा हटा भी सकती है। तो ये इनकी महाभियोग शक्तियां और निर्वाचन शक्तियां, 2 तरीके की शक्ति होती है संसद के पास। ठीक है, देखो इस वीडियो में हमने संसद के बारे में बात की है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संसद का गठन अनुच्छेद 79, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये मिलकर क्या बनाते हैं, संसद बनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को एन गोपाल स्वामी की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है,
किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी संसद का अभिन्न अंग है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि देखो संसद भवन की तो 12 फरवरी 1921 को नींव रखी थी, ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। परिकल्पना एडविन लुडविन और एडवर्ड बेकर की थी। ठीक है, 18 जनवरी 1927 को इनका 27 को क्या हुआ था, इनका उद्घाटन हुआ था, इरविन ने किया था। ठीक है, 83 लाख रुपए खर्चा था, यूं आकार का है। ठीक है, फिर हमने संसद और जिसको हार्ट ऑफ कंट्री कहा जाता है, हार्ट ऑफ कंट्री कहा जाता है। ठीक है, फिर हमने भाषा की बात की थी, तो हिंदी और अंग्रेजी मूल इनकी भाषा है, लेकिन कोई भी सदस्य अपनी लोकसभा और राज्यसभा में अपनी मूल भाषा में रख सकता है, उसके लिए द्विभाषी की व्यवस्था है। इस अंग्रेजी को शुरुआत में 15 साल के लिए मान्यता दी गई थी, लेकिन बाद में राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत क्या हुआ था, इनको निरंतरता दी गई। फिर अधिवेशन की बात करी तो अधिवेशन वर्ष में कम से कम दो तो बुलाने जरूरी होते हैं संसद के अधिवेशन। ठीक है, लेकिन 3 बुलाए जाते हैं। कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, तो देखो ये सारी चीजें संसद की बेसिक जानकारी, संसद बिल्डिंग के बारे में और अधिवेशनों के बारे में और विधेयकों के बारे में और संसद की न्यायिक और महाभियोग शक्ति के बारे में हमने पूरा वीडियो में कंप्लीट किया है। आगे वीडियो में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, स्टेप बाय स्टेप सारे को कंप्लीट